नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। सरकार तो बन गई, एक काम जो होना था वो हो गया, सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हो गया। लोकसभा अध्यक्ष का मामला अभी तक निपटा नहीं है। कभी डी पुरंदेश्वरी का नाम चल रहा है, कभी कोई नाम चल रहा है, टीडीपी शायद अड़ा हुआ है। हालांकि जिस तरह से इन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है मंत्रिमंडल के मामले में, आगे क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक अलग तरह का बवाल लगातार उबाल ले रहा है। कारण यह है कि लोकसभा तो हो गया, असल खेल है विधानसभा में। सबके सीने में यह दर्द है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो चाहे पवार साहब हो, सबके सीने में यह दर्द है कि चलती हुई अच्छी खासी सरकार को बिना मतलब का गिरा दिया गया। और पवार साहब के लिए तो परिवार का भी मामला हो गया। अजित पवार गए और अपनी पत्नी को उन्होंने चुनाव लड़ाया सुप्रिया सुले के खिलाफ, और अब ये कंडीशन है कि आरएसएस ये कह रहा है कि अजित पवार के चलते भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी। जो वॉशिंग मशीन का सारा था उसमें सबसे बड़े बड़े फोटो अजित पवार के ही आए, और पूरा जो इन्होंने करप्शन के खिलाफ एक परसेप्शन बनाया था अजित पवार के चलते ढह गया। दूसरी उससे बड़ी बात यह है कि अजित पवार के पास एक ही एमपी है, तो वो जाएं या रहें कोई बड़ा असर नहीं पड़ना है। अगर उनके पास भी 10-12 एमपी होते तो शायद कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। तो अब ऐसा लग रहा है कि अजित पवार को रास्ते से हटाना कह लीजिए, किनारे लगाना कह लीजिए, जो भी शब्द आपको उचित लगे आप उपयोग कर लीजिए, ये कोशिश हो रही है। और इस कोशिश के बाद मजेदार देखना यह होगा कि अजित पवार क्या करेंगे। अकेले के दम पे विधानसभा में जाना, पैसे रुपए भले हों लेकिन इतना आसान काम नहीं होता है। विधायक उनके कहा जा रहा है तैयार बैठे हुए हैं शरद पवार के पास जाने के लिए। इन सब झमेले में मैं पढ़ूं, इससे अच्छा है कि अशोक वानखेड़े जी इस झमेले को सुलझाएं। उनका राज्य है, उनकी समस्या है। तो अशोक जी, आपका स्वागत है। इस झमेले को आप उलझाइए और सुलझाइए। स्वागत। तो सर, जी, राज्य तो मेरा था, राज्य मेरा था, राज्य बहुत अच्छा था सर। और हर राज्य की तरह वो भी प्रगतिशील राज्य था सभी मायनों में। चाहे जाति प्रथा हो, चाहे इतिहास हो, चाहे अस्मिता हो, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, एजुकेशन हो, एक शीर्ष राज्यों में नाम था। लेकिन राजनीतिक जो यहां गंदगी तक कि शुरू हुई, कृषि में भी, खेती में भी। कृषि में भी, खेती में भी। और मुझे शर्म नहीं आती है कहने में भी कि आत्महत्या में सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में होते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड था, विदर्भ थोड़ा निग्लेक्टेड था। ये बात अपने जगह पे, लेकिन राजनीति में एक सामंजस्य था। मैंने वो देखा है मंजर कि मैं गोपीनाथ मुंडे जी के पास बैठा था और गोपीनाथ मुंडे जी के पास एक वर्कर आया। उन्होंने कहा कि साहब वो मेरा काम हुआ नहीं। उन्होंने फोन लगाने के लिए बोला छगन भुजबल जी को। वो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र में। तो गोपीनाथ मुंडे जैसे वो लाइन पे आए तो गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा उनको कि पूर्व उप मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे वर्तमान मुख्यमंत्री छगन भुजबल को नमस्कार करते हैं। उधर से उतनी ही जोर से आवाज आई कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल पूर्व उप मुख्यमंत्री का नमस्कार स्वीकार करते हैं, आदेश करें। उन्होंने कहा क्या यार, आदेश आदेश की फालतू बात करता है, एक छोटा सा काम बताया था तेरे से नहीं हुआ। बोला ऐसा मत बोल यार, अभी अभी ऐसा कैसा हो गया। उन्होंने 2 गालियां रसीद करके अपने पीए को बुलाया और बोला कहाँ है वो कागज, अब भी कभी ला जा, मैं फोन पे होल्ड कर रहा हूँ। तो उस समय फाइल लाया होगी, पीए भागते हुए उन्हें साइन किया, बोला अभी 10 मिनट के अंदर निकलता है, सॉरी गलती। ये गोपीनाथ मुंडे और छगन भुजबल दो विपरीत। गोपीनाथ मुंडे और विलासराव देशमुख यदि स्टेज पे हो तो सर हॉल में जगह नहीं होती थी, बाहर स्क्रीन लगा के हजारों के तादाद में लोग खड़े होते थे, क्योंकि इतना व्यंग्यात्मक भाषण होता था, लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते। ये एक कल्चर थी। मुझे नारायण राणे ने अभी बताया, जब वो मंत्री थे तब, चुनाव के कुछ दिन पहले, बोला मैं विधानसभा में, विधान परिषद में था और पूरी तरह से मैं कांग्रेस मतलब सेना की तरफ से, और मैं बुरी तरह से टूट पड़ा। विलासराव देशमुख थे, विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे। तो बोले इतने में लंच सेशन हुआ और डिस्कशन आधा छोड़ के लंच के बाद कंटिन्यू करके लंच पे ले गए। मैं मेरे कमरे में आया, विलासराव के कमरे में गए। बोले विलासराव, मेरे को फोन बजा, मैंने फोन उठाया तो विलासराव का था। बोले नारायण तुमने खाना मंगवाया कि घर से टिफिन आया। तो मैंने बोला टिफिन आया मेरा, तो फिश आया क्या। मैंने बोले हाँ फिश तो रोज आता है। तो बोले खाना मत फिश, आज मैं खाऊंगा तो दूसरा कुछ मंगवा ले। और वो आके मेरे यहाँ फिश खा के चले गए।
और बोले फिर सेशन चालू हुआ और फिर मेरे आरोप और हमले चलते रहे। ये नजाकत खत्म हो गई सर। महाराष्ट्र में अब एक दूसरे के घर में चाय भी इस पीने के मामले लिए में इस लोग मामले में छूटते। मुझे लगता है अशोक जी, इस मामले में महाराष्ट्र इकलौता लगभग राज्य रहा है। इस तरह के स्नेही संबंध मैंने भी बहुत कहानियां सुनी हैं, देखी हैं। पवार साहब का सम्मान मैंने देखा है दूसरी पार्टियों के देखा यहाँ, ये है। सब मैंने अपनी आंख से बिल्कुल देखा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप ही की तरह नाम तो नहीं लूंगा, कहीं बैठा था, तब मैं सरकारी नौकरी में था और किसी काम से कहीं बैठा हुआ था, और एकदम अलग अलग पार्टियां थी। खबर यह, मुझे 5 मिनट बाद मिलना था, मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स था, वो सरकारी अपॉइंटमेंट था। तब तक खबर आई कि शरद पवार जी शायद आ रहे हैं, उनका फोन कोई आया है। सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गए एंड द मिनिस्टर वाज ऑन हिज गेट, बाहर आके ही वाज वेटिंग फॉर शरद पवार जी। शरद पवार साहब आए, नमस्कार किया, एकदम जिस तरह से झुक के किया जाता है, और उनको लेके अंदर गए। और मेरे जैसे आदमी के लिए वाकई आश्चर्यजनक था कि यूपी में मैंने इतनी लड़ाइयां देखी थी कि भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी जो है वो शरद पवार को किस तरह से अंदर लेके दरवाजे पे, गेट पे आके लेके गया। ये भी नहीं कि अंदर कमरे में बैठ के वेट कर रहा है। और जो गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट से सारे कैंसिल हो गए, ये कहा गया कि पवार साहब के जाने के बाद ही मुलाकात हो पाएगी। भाई अभी तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये जो मतभेद होते थे मनभेद में, और 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने इतना ऑनस्लॉट शुरू कर दिया कि राज्य की इकाइयां भी उनको फॉलो करने लगी। और फिर देवेंद्र फडणवीस ने जिस हिसाब से किया, मतलब एक दूसरे के प्राण के प्यासे कि कान के नीचे बजाऊंगा, और तू तेरे पिता क्या है, तेरी माता क्या है, मतलब माँ बाप पे जाना, और इतना वैमनस्य वहां देखा गया। अब अजित पवार का सिंचन घोटाला ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत, इसके ऊपर उन्होंने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर वो क्लीन चिट गई व्हाइट पेपर में, फिर आ गए, ये मामला तो है। और इस घोटाले का लगातार जिक्र बीजेपी करती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, देखिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी एक ही मान, दोनों एक ही कॉइन के दो साइड है, क्योंकि एक ही पार्टी से दूसरी पार्टी निकली और लगातार दोनों मिलकर सत्ता में रहते हैं। भारत शिवसेना और राष्ट्रवादी बीजेपी लगातार राष्ट्रवादी और कांग्रेस के खिलाफ फ्रंट खोलती थी, और ये गांव गांव में फ्रंट खोले हैं। कई जगह पे लाठीचार्ज होता था, पुलिस केसेस लगते थे, ये सब होता था, लेकिन एक सामंजस्य था। अब क्या हो गया, जिस हिसाब से बाहरी लोगों को पार्टी में लिया गया, मुझे लगता है महाराष्ट्र से ज्यादा कहीं नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र भाजपा में ओरिजिनल भाजपा भी दो भागों में बटी है। जो ओरिजिनल भाजपा है उसमें एक संघनिष्ठ भाजपा, एक मोदीनिष्ठ भाजपा, बाकी बची हुई भाजपा में कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस से आए हुए, राष्ट्रवादी भाजपा जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से आए हैं, फिर एक शिवसेना भाजपा जो शिवसेना से आए हैं, और एक एमएनएस भाजपा जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे के उनसे आए हुए। ये अलग अलग गुट बने, कोई किसी को साथ नहीं देता, सब अपना अपना देखते हैं। अजित पवार को पिछले सरकार में अजित पवार पे आरोप थे कि वो फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते सिवाय अपने लोगों को छोड़ के किसी को फंड नहीं देते। वर्तमान में एकनाथ शिंदे के लोग चिल्ला रहे हैं कि हमको फंड ही नहीं मिल रहा है। तो जो स्ट्राइक रेट रहा है, मतलब 4 जगह तो आपको सांसद मिले, उन्होंने 4 ही सांसद लिए, उनको मालूम थी उनकी औकात क्या है। वो भले ही ओरिजिनल राष्ट्रवादी कहते थे, सिंबल मिला, सब मिला चुनाव आयोग के उस सवरे उसमें, लेकिन जनता के बीच में उनकी औकात क्या है लोगों ने दिखा दी। बारामती में उनकी पत्नी हार गई। और सर आश्चर्य की बात, इसके अंदर की भी बात बता दूं मैं आपको, तो बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी आती है विधानसभा की, जहां से अजित पवार लड़ते हैं चुनाव और एमएलए बनते हैं, विधायक बनते हैं, वहां 48,000 का लीड सुप्रिया सुळे को है। मतलब अजित पवार ने अपने खुद के विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पत्नी को लीड नहीं दे पाए, सिर्फ खड़कवासला में एक नॉमिनल 2-1 हजार का लीड मिला है, बाकी सब जगह सुपड़ा साफ हो गया। तो ये अजित पवार की ताकत है। पैसा आता होगा, पैसे से चुनाव नहीं दिए जीते जाते, सिर्फ पैसे से चुनाव जीते जाते होते तो अडानी प्राइम मिनिस्टर होते, फिर नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं। सवाल यह है कि आज जनमानस आपके साथ है क्या, और भाजपा ने क्या कहा। ओरिजिनल, मैं नगर जिले की बात बताता हूं आपको। नगर जिला ये वीके पाटिल का जिला माना जाता है, कांग्रेस वीके पाटिल एक ही समीकरण था।
वहां कोल्हे काळे ये दूसरे सरदार है उस पूरे साम्राज्य में, उनके भी शुगर मिल है। और प्रवरा नगर बड़ी शुगर मिल, नगर जिले का पूरा जो अस्तित्व है वो वीके परिवार का। वहां भाजपा ने अपनी जगह बनाई। राम शिंदे नाम का एक युवा कार्यकर्ता दिन रात पुलिस के झेल के उसने अपना एक टीम बनाई और चुनाव जीता। और ये सब करने के बाद आज क्या हो गया, वीके पाटिल बीजेपी में आ गए, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाए गए। राम शिंदे मेरे से बात करते करते बच्चों जैसे रो दिए, एकदम रो दिए। पूरे कार्यकर्ता जाते हैं काम के लिए तो वीके पाटिल के लोग कहते बोले जाओ राम शिंदे के पास जाओ, हमारे पास क्यों आए? तो बोले हमारी गलती क्या है? मेरी गलती क्या है? मैंने बीजेपी के लिए काम किया, मेरी गलती क्या है कि मैं संघ से बीजेपी में आया हूं, अब क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। इतना इतना छिछोरेपन उस पार्टी में लाया गया। और वो पार्टी जो अपने बलबूते पे सरकार बना सकती थी महाराष्ट्र में, आज सर सिंगल डिजिट पे आई है 9 सीट। आज विदर्भ में आउट है, मराठवाड़ा में आउट है, आप पश्चिम महाराष्ट्र में आउट, कोकण में आपको 1 सीट मिली, आप मुंबई में 1 सीट मिली। थोड़ी बहुत आपकी इज्जत रखी वो उत्तर महाराष्ट्र में रखी, नहीं तो आप वहां पे भी वॉश आउट थे। और उत्तर महाराष्ट्र में भी किसके भरोसे? एकनाथ खड़से के भरोसे, जिनको देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी से निकलवा दिया और वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में चले गए थे। जब दिल्ली को लगा कि अपन सिंगल डिजिट पे भी क्या 2-3 सीटें पे आ जाओगे, तो उन्होंने हाथ पैर जोड़े, पुराना वास्ता दिया संघ का। और एकनाथ खड़से गए शरद पवार के पास, बोला शरद जी मैं तो संघ का आदमी हूं, आपके यहां हूं, आपने मुझे सम्मान दिया, धन्यवाद देता हूं, लेकिन मुझे घर वापसी करनी हो। वो बोले आप कंफर्टेबल है घर पे तो जाइए। 3-4 सीटें निकाल के लाया हुआ, जिसका आपका रक्षा खड़से जिसको अब राज्य मंत्री बनाया है, उनके पुत्रवधू हुए। तो ये स्थिति जो की गई है महाराष्ट्र, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या अकेले देवेंद्र फडणवीस रिस्पॉन्सिबल? राज्य इकाई कुछ भी कहे। आज मुझे ताज्जुब लगा ये सुन के कि पूना में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी अजित पवार को बुके देके कहते हैं कि दादा आपको पहले आ जाना चाहिए। बताइए, कैडर बेस्ड पार्टी बीजेपी, जिसने अपने बलबूते पे 106 सीटें लाई थी, वो दादा के लिए तरस रहे हैं। तो कईयों ने मुझे कहा कि दादा को क्या ऐसा दादा में देखा भाई? अब यहाँ पे जो बाकी राज्यों के पत्रकार है वो पूछते मुझे, बोले अजीत दादा को इतना क्यों तवज्जो दे रहे थे? मैंने मुझे तो एक ही बात समझ में आती है, क्योंकि अमित शाह जी डायरेक्टर थे मधेपुरा बैंक, वहां 1600 करोड़ का लफड़ा हुआ था और अजित पवार के नाम पे 17,000 करोड़ का है। तो उन्हें लगा यार 1600 करोड़ बहुत ही जूनियर है, हम तो पॉकेटमार हो गए इनके साथ। तो मैंने बोला वो दादा को इसलिए बुला रहे होंगे कि दादा अच्छा हो गया आप आ गए, ताकि हम भी अब 70,000 करोड़ की बात सोच सकते हैं। मैंने एज ए फैकल्टी दादा को लाए हो कि दादा आइए और हमको बताइए कि बड़े खेल कैसे किए जाते हैं। हम तो 1600 करोड़ तक सीमित रहे, यही बोल सकते और क्या है। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अजित पवार इन महाराष्ट्र डेवलपमेंट? सिवाय पैसे खाने का उन्होंने कोई काम किया नहीं और उसका खामियाजा उनको भुगतने पड़ा। लेकिन अजित पवार नाम का यदि ये शख्स लगातार पनपता गया तो इसको पानी और खाद किसने दिया? शरद पवार जी ने। क्या शरद पवार जी देख नहीं रहे थे कि उनके नाक के नीचे इतना भ्रष्टाचार हो रहा था? आज शरद पवार जी बोलते हैं कि किसानों की लड़ाई रास्ते पे लाके लड़ूंगा, लेकिन आज विदर्भ का किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि 17,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला हुआ। वो 17,000 करोड़ रुपए आज होते। हमारे यहाँ घोशी खुर्द एक प्रोजेक्ट है सर, अशोक जी ताज्जुब लगेगा आपको, वो मात्र 60-65 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आज 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया। इतना डिले हुआ। विदर्भ के प्रोजेक्ट यदि सही समय पे होते तो आज देश को गेहूं आयात करने की बात नहीं होती। किसानों के साथ थोड़ी तवज्जो कर देते, किसानों के भीख के टुकड़े मत। तो महाराष्ट्र में भी हुआ। तो ये कुल मिला के आज इनको पता पड़ गया अच्छा संघ भी क्या है। क्या अजित पवार कल ही आए क्या बीजेपी में? अजित पवार को आके
1 साल हो गया। संघ क्यों चुप रहा? क्योंकि संघ डर रहा था नरेंद्र मोदी। संघ की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इस मोदी जी को नकेल डाले। उनको लग रहा था कि अपने को नकेल नहीं डल जाए, एक ईडी की रेड हम पे भी हो जाए। पता पड़ा रिसीवर बिठा दिया। जैसे ही मोदी जी को कट टू साइज इस देश की जनता ने किया, मतदाताओं ने किया, 240 पे रोक के बता दिया कि 272 के लिए नहीं होते। अब तुम जुगाड़ कर सकते हो तो वो तुम्हारी अपने लेवल पे है, लेकिन हम तुम्हें मैंडेट नहीं दे रहे। ये मैंडेट नहीं है, 240 मैंडेट है ही नहीं, क्योंकि आपको सबसे पहले 277 दिया था, उसके बाद 300 दिया था। जनता ने विश्वास रखा आप पे, और यदि जनता 240 पे लाती तो आपको ये कहना चाहिए था कि ना, जिसने 277 पहली बार दिया, जिसने 300 दिया, यदि आज 240 देते हैं तो ये वो आदेश है कि आपको विपक्ष में बैठना चाहिए। लेकिन इनको पता था कि विपक्ष में बैठ नहीं पाएंगे, बची हुई जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। इस चक्कर में आनंद फानंद में जुगाड़ करके अब एनडीए की सरकार बनी। अब मोदी का परिवार भी गायब हो गया, और इसी क्रूशियल पीरियड में संघ ने हमला किया। मुझे ये कोई कहने में नहीं हिचक होगी कि संघ इतना कमजोर हो गया था कि अपने ही पाले हुए भस्मासुर से संघ भागने लगा। ये तो जनता है जिसने नर्तकी का रूप लेकर इस भस्मासुर को भस्म करवाया। अब संघ के हिम्मत आ गई, और फिर संघ चालू हो गया बोलना। क्यों ये रतन साहब पहले आर्टिकल नहीं लिख सकते थे? अजित पवार के आते ही मैं नहीं लिख सकते थे कि ये क्यों आए? कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता, कई ऑडियो क्लिप्स है, वीडियो क्लिप्स है सर मार्केट में। लोग अपने मंत्रियों को पूछते थे बीजेपी के कि भाई साहब ये अजित पवार को क्यों लिया? अपनी सरकार गिर थोड़ी रही थी, अब इसको लेने की वजह से तो ये सब नाचेंगे अपने सर पे। और मंत्री कहता था नहीं, अभी वो देश को विकास करना है मोदी जी के नेतृत्व में, अब उधर से आदेश आया है। बताओ, ये राणा, नवनीत राणा, अमरावती पे थोप दिया आपने। कल तक बीजेपी को गाली देती थी, पिछले चुनाव में बीजेपी वालों को पटक पटक के मारा उन्होंने, पति पत्नी ने। और अब बीजेपी वाले मिलने गए कि भाई साहब कैसा भी करके कोई और चलेगा हमको, ये नवनीत राणा को मत दीजिए टिकट। नहीं, बोले ऊपर से आदेश है। यही हुआ सर। तो इन सबका विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या समीकरण दिख रहे हैं? क्योंकि उद्धव का भी बयान आया है कि वो देख रहे हैं कि विधानसभा में कितनी सीटों पर लड़ना है। और एक और चीज की, संघ वाकई हमला कर रहा है या डैमेज कंट्रोल कर रहा है? नहीं, संघ अपने आप को डैमेज कंट्रोल कर रहा है और बीजेपी को फिर से कंट्रोल लाने का प्रयास कर रहा है। मुझे लगता है कि अब संघ को, पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा ये संघ तय करेगा, ऐसा मैंडेट संघ को दिया गया है, ऐसा मुझे चर्चा में है। संघ तय करेगा। उसके बाद संघ पूर्ण रूप से, जो संघ की भाषा में यदि मैं कहूं तो संघ का मानना है कि अभी तक सरकार केंद्रित संगठन बन चुका था भाजपा। अब हमें कैडर केंद्रित नेतृत्व लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यक्रम क्या है। पूरे टाइम पार्टी क्या कर रही थी? ढो रही थी सरकार को, उज्ज्वला योजना, ये योजना, ये योजना। लेकिन पार्टी का अपना तिरंगा यात्रा का क्या हुआ? गंगा बचाओ यात्रा का क्या हुआ? संगठन के कोई कार्यक्रम ही नहीं थे। सर कैसे होंगे? संगठन का मुखिया इतना कमजोर था, नड्डा साहब इतने कमजोर थे कि उन्हें खुद नहीं मालूम था कि जो डिसीजन वो ले रहे हैं या उनको जो दिलवाया जा रहा है कि आप ये बोलो, 15 मिनट बाद आप इसको यू टर्न करना पड़े। महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस जब फाइनल नाम ले गए तो नड्डा जी ने उनको कहा कि देवेंद्र जी ये मामला लीगल फंस सकता है, एकनाथ शिंदे को हम मुख्यमंत्री करेंगे और भाजपा बाहर से समर्थन देगा, सरकार में हम नहीं बैठेंगे। ये मैंडेट लेके देवेंद्र फडणवीस मुंबई गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस किया, जय जयकार हुई और उन्होंने कहा बाहर से समर्थन करेगा बीजेपी। और वो घर गए। घर जाके पानी भी नहीं पी रहे थे, टेलीविजन पे बात नहीं आ रही थी, न्यूज आ रही थी। क्या थी? जेपी नड्डा का कोट था। जेपी नड्डा एएनआई के रिपोर्टर को इंटरव्यू दे कि एकनाथ शिंदे सरकार संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, इसलिए भाजपा सरकार में शामिल होगी और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस साथ में आसमान पे नीचे गिरे। उन्होंने जेपी नड्डा को फोन किया
कि आपने मुझे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा पहले तो हमारी सुबह बात हुई, आप ही की यहाँ से मिल के निकला हूँ। उनने क्या, मैं क्या करूं, तब मुझे ये बोला गया था, अब मुझे एनआईए का रिपोर्टर भेजा गया, बोला गया ये बोलो, तो मैंने बोला, मैं क्या कर सकता हूँ। जिस राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये पता नहीं है कि उसकी पार्टी सत्ता में रहेगी या बाहर से समर्थन करेगी, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप रबर स्टैंप कहना भी बेचारे गलत को होगा, क्योंकि बार बार मंच से धकेल दिया जाता है, बेचारे को कई बार तो हमने देखा। तो रबर स्टैंप भी क्या करता है सर, रबर स्टैंप वही इंप्रेशन देता है जो है। ये तो रबर स्टैंप पे भी गए गुजरे थे, एक बार इंप्रेशन मारने के बाद फिर बोलते थे स्टैम्प सर एक बार लग गया तो लग गया, दोबारा थोड़े बदलता है वो। स्टैम्प तो लग जाता है, लग जाता है, पक्का हो जाता है वो। ये तो उससे भी गए गुजरे, बिल्कुल पामेरियन बना के रखा था। तो ये सारा बदलाव होगा संगठन में, पार्लियामेंट्री बोर्ड का पूरा गठन होगा, नया गठन होगा, महिलाओं को तवज्जो दी जाएगी, 5 साल सेक्रेटरी बदले जाएंगे। ये अभी जो आ रहा है, छह की जो खबरें आ रही उसके अनुसार ये अब होने जा रहा है पार्टी में। और बाहर के कितने लोगों को आपको टिकट देना। अब क्या हुआ, अभी संघ ने हमला बोल दिया, रतन जी का आर्टिकल छप गया सारी लोगों के लेके। अब गुजरात की इकाई फंस गई। गुजरात में पूर्ण बहुमत, अच्छा खासा कंफर्टेबल बहुमत, 150 के ऊपर सीटें होते हुए भी विधानसभा में 180 में 150 से ऊपर सीटें हैं। और क्या चाहिए आपको, 2/3 बहुमत है आपके पास। उसके बाद भी इन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को पार्टी में लिया, एक अपेक्ष को लिया, उन्होंने इस्तीफे दिए। इस चुनाव के साथ बाई इलेक्शन हुआ, टिकट पे जीत आ गए, अब उनको मंत्री बनना है। उसमें मोरवड़िया है जो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, अब यहां आएंगे, अब उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो जिन लोगों ने पीढ़ियां दर पीढ़ियां दरिया उठाई, क्या वो दरिया उठाते रहेंगे? ये मोरवड़िया तब भी ऐश कर रहा था, बीजेपी में भी आके ऐश करेगा। अब इस नए कलेवर में ये देखना है कि गुजरात में क्या मोरवड़िया अध्यक्ष मंत्री बनेगा, और यदि ये बनेगा तो इसका मतलब संघ की भूमिका का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, फर्क ही नहीं पड़ा। मोरवड़िया वापस भी चला जाता, उनको क्या फर्क पड़ेगा? 150 के ऊपर तो सीटें, तो 2/3 बहुमत है आपके पास, मोरवड़िया आया क्या और गया क्या? लेकिन ये जो आपने किया, ये गलत बात, इससे पार्टी डाइल्यूट हुई। इसलिए बाहरी लोगों को किस अनुपात में, देखिए पिछली चुनाव हुए हमारे, इसमें 110 लोगों को, बाहरी लोगों को टिकट दिया बीजेपी, उसमें से 69 लोग हारे हैं। 8% लोग हारे हैं चुनाव, बाहर से आए। इसके बावजूद भी यदि बीजेपी की आंखें नहीं खुलती, मोदी और अमित शाह अभी भी अपने आप को भगवान समझते हैं, मोदी जी अभी भी अजन्मे समझते हैं, ऐसी समझते हैं, तो सर फिर मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक इलाज की जरूरत है। इसके सिवा मेरे पास कुछ और शब्द ही नहीं। आखिरी वही बस छोटा सा एक टिप्पणी, आप छोटी सी टिप्पणी चाहिए थी कि अगला विधानसभा चुनाव जो होने वाला है महाराष्ट्र में, उसमें आपको क्या कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है? क्योंकि उद्धव ठाकरे भी कोई सर्वे वगैरह करा रहे हैं सारी सीटों पर, अजित पवार को हो सकता है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से बाहर कर दिया जाए, तो क्या आपको संभावनाएं दिख रही है? उद्धव, देखिए, महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ेगी। उद्धव ठाकरे ने जो कहा कि 250 सीटों पे तैयारी रखो, वो इसलिए नहीं कि वो इंडिविजुअल लड़ना चाहते, 250 सीटों पे तैयारी इसलिए रखो कि जहां महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार होगा वहां शिवसेना का आदमी काम करेगा। जैसा में वो ट्रांसफर हुए हैं, कार्यकर्ता लगे रहे, चाहे कांग्रेस का उम्मीदवार था, चाहे राष्ट्रवादी का था, शिवसेना का आदमी, वैसे सभी जगह उन्होंने कहा कि अब ये लोकसभा चुनाव के बाद ढीले मत पड़ो। 250 मतलब अपने 288 कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में शिवसेना को दिखानी है, तभी जाके महाविकास आघाड़ी आगे जाएगी। महाविकास आघाड़ी में बाय एंड लार्ज टिकटों का बंटवारा, क्योंकि शरद पवार है, शरद पवार जब बोलते हैं तो फिर कांग्रेस भी सुनती है, उद्धव भी सुनता है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं। यहां घमासान मचा हुआ है। अब बताइए, 40 सीटें है अजित पवार के पास, छगन भुजबल बोल रहा है हमारी 40 विधायक है, हमको 80 सीटें चाहिए। 40 पे 80 वो मांग रहा है, तो फिर 40 पे 80 को भी देनी पड़ेगी, हो गए 160। अब 40 पे 80 के अनुपात में 103 पेयर
206 सीटें देनी पड़ेगी बीजेपी, तो 160 और 200, तो भाई ये 370 सीटें हो गई। ये थोड़ी है 370 हटाने वाली, या लोकसभा थोड़ी है 370 का नारा दो, 288 में 370 कैसे करेंगे। दूसरी बात, मराठा आरक्षण ने पूरा मराठवाड़ा साफ कर दिया, उसको इस सरकार के खिलाफ किसने भड़काया? छगन भुजबल, वो ओबीसी मोर्चा लेके चल गए थे। ओबीसी और मराठे के झगड़े में पार्टी निपट गई, बीजेपी निपट गई। फिर भी यदि मैं आपको आंकड़े बताऊं, क्योंकि आपने निकाला, तो मैं आपको थोड़े से आंकड़े बता देता हूं, क्योंकि लोग चुनाव हुए और जिस लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से लोग जीते हैं और जो रिजल्ट आए हैं, तो मैं हर लोकसभा में 4 या 5 या 6 विधानसभा होती है, विधानसभा, तो उस विधानसभा में कैसा मार्जिन आ रहा, उसके अनुपात में यदि मैं देखूं, उसके उस अनुपात में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, उसके अनुसार यदि मैं आपको बताऊं, तो टोटल 288 सीट है, उसमें से 150 प्लस महाविकास आघाड़ी है, और ज्यादा दूर एनडीए गठबंधन भी नहीं है, 130 पे वो भी है। मतलब कई जगह रीजन वाइज सुनाता हूं, बात ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। विदर्भ में 62 सीटें हैं विधानसभा की, 62 में से महाविकास आघाड़ी के पास लोकसभा के चुनाव के नतीजों के अनुपात में 42 सीटें, और एनडीए के पास मात्र 19 सीटें हैं, सबसे ज्यादा गड्ढा में। मराठवाड़ा में 48 सीटें हैं, उसमें से महाविकास आघाड़ी के पास, मतलब इंडिया गठबंधन के पास 34 आती है, और एनडी के पास मात्र 12 है, और एमआईएम के पास 2 है, संभाजीनगर। फिर पश्चिम महाराष्ट्र 59 सीटें हैं, 33 महाविकास आघाड़ी के पास है और 26 एनडीए के पास है। उत्तर महाराष्ट्र 48 सीटें हैं, एकनाथ खड़से वाला एरिया, उत्तर महाराष्ट्र 48 सीटें हैं, उसमें इंडिया गठबंधन के पास मात्र 19 है और 29 महाविकास आघाड़ी के पास। और कोकण में 12 सीटें हैं, उसमें महाविकास आघाड़ी के पास 5 है और एनडीए गठबंधन के पास 7 है, 7 सीटें। तो 7 सीटें, तो पूरा देखा जाए तो उत्तर महाराष्ट्र और कोकण में मिला के टोटल 12 सीटें 2 जगह पे बीजेपी को ज्यादा है, बाकी जगह बीजेपी का सुपड़ा साफ, मतलब एनडीए गठबंधन का। तो इस हिसाब से महाविकास आघाड़ी आना तय है। हाँ, तो प्रॉब्लम होगा, देखिए सीट सभी चाहेंगे सीट अपने अनुपात में आ जाए, प्रयास होगा कि पिछली बार विधानसभा में कितने थे, और वो फार्मूला जैसा लोकसभा निकाला, उसी हिसाब से शरद पवार विधानसभा के लिए भी निकालेंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं कि विधानसभा में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिले, हो सकता है कांग्रेस को कम सीटें मिले विधानसभा में, लोकसभा में ज्यादा मिली थी और सभी ने कम ली थी, तो सीटें होगी। लेकिन यहाँ झगड़ा नहीं है, लेकिन मेजर झगड़ा जो है वो है महाविकास या गठबंधन में, महायुति कहते हैं वो, जहां बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार है। क्या अजित पवार को ये डंप कर देंगे? क्योंकि अजित पवार अब लाइबिलिटी हो गए, और भाजपा इतना हार्टलेस होता है, पार्टी राजकीय दल राजनीतिक में इतनी लोग हार्टलेस होते हैं कि डंप करने में 2 मिनट भी नहीं लगते। सीट बंटवारे को लेके ही होगा कि आप अपने लड़ो, और ये लड़ने की, क्या 80 सीट लड़ने की औकात, ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं, थोड़ा गलत शब्द है, लेकिन 80 सीट लड़ने की औकात अजित पवार जी है क्या? सवाल पैसे का नहीं, पैसे से तो आप 2-4 राज्यों के भी चुनाव लड़ सकते हो, इतना पैसा है आपके पास, लेकिन आपके पास मतदाता है क्या, कार्यकर्ता है क्या, ये सवाल। तो आज के लिए इतना ही। विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होंगे आने वाले समय में, चाहे वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हो, बगल में हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो। लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ तो विपक्ष के हौसले बढ़े हुए हैं, दूसरी तरफ भाजपा को बहुत सारी सेटिंग दोबारा से करनी है, और इन सब के बीच मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा खबर देने वाला स्टेट लंबे समय तक बना रहेगा। बहुत शुक्रिया अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया।